Good morning, students. Today I will teach you the lesson Federalism. Federalism means संघवाद. बेटा 10th क्लास जैसे कि आपको मालूम है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और आप इस समय लॉकडाउन में घर में बैठ के पढ़ रहे हैं कोविड-19 के कारण। मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस लूँगी, 1 डे बिफोर आपको वीडियो भेजूँगी। आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लें, लेसन की वीडियो को, और अगले दिन मैं आपका डाउट क्लियरिंग सेशन लिया करूँगी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेसन फेडरलिज्म। दिस इज़ लेसन नंबर 2 ऑफ स्विक्स। फेडरलिज्म का मतलब हिंदी में होता है बेटा संघवाद। In the previous chapter we noted that vertical division of power among different levels of the government is one of the major form of power sharing in modern democracies. In this chapter we focus on this form of power sharing. It is most commonly referred to as federalism. पिछले लेसन में हमने ये पढ़ा था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच में, विभिन्न लेवल्स के बीच में सत्ता का बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के रूप में पढ़ेंगे, जिसे कि हम आमतौर पर फेडरलिज्म कहते हैं, संघवाद कहते हैं। पिछले लेसन में पावर शेयरिंग में वर्टिकल्स पावर जो आपने पढ़ी थी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में, फिर स्टेट गवर्नमेंट में, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट में होती हैं, यही पढ़ी थी ना। तो अब इस लेसन में हम उसी पावर शेयरिंग पर की फॉर्म्स पर फोकस करेंगे कि क्या वो फॉर्म्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट की थी या लोकल गवर्नमेंट की थी, क्या तीनों में पावर बंटी हुई हैं या नहीं है। तीनों में पावर बंटी हुई कोई फेडरलिज्म बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं। अब आ जाइए, व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है। अब हम वही बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण जो हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था वहीं वापस जा रहे हैं। लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सा इन द लास्ट चैप्टर, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा है। दोनों के बीच में क्या कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट कहते हैं विरोधाभास क्या है। तो you would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional governments. तो आपको याद होगा, you would recall, आपको याद होगा that one of the key changes कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए थे, यानी कि रीजनल गवर्नमेंट्स। रीजनल गवर्नमेंट मींस जो उसी रीजन की गवर्नमेंट होती है, प्रांतीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जिसको बोल देते हैं हम, उनको ही दे दिए गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी वो कम करके किसको दे दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ये कम करके उसने रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी थी। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। तो रीजनल गवर्नमेंट्स जो थी ये बेल्जियम में पहले भी थी, लेकिन उनका कोई रोल और पावर ही नहीं थी। दे हैड नो रोल्स एंड पावर्स, जो उनके पास कोई भी रोल नहीं था, उनका ना कोई पावर थी। सारी की सारी पावर्स जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास से लेकर ये सारी की सारी पावर्स जो थी रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी गई थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसकी अपनी पावर्स थी, रीजनल गवर्नमेंट्स के हाथों में भी पावर आ गई थी। तो द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज द रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स that were no longer dependent on the central government। कहते हैं 1993 में क्या चेंज आया था कि रीजनल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई थी, जो कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट थे वो लोग।
अब उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहना था, अब उनके पास अपनी पावर आ गई थी। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम, पहले वहां यूनिटरी गवर्नमेंट थी, यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब सारी की सारी पावर्स जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। अब वहां पर कौन सी गवर्नमेंट आ गई? अब फेडरल गवर्नमेंट आ गई, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स को, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट्स को और लोकल गवर्नमेंट्स को भी पावर दे दी गई थी वहां पर। तो हम कह सकते हैं अब कि 10 बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम द यूनिटरी गवर्नमेंट टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं बेल्जियम और श्रीलंका, जो आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, उसी को मैं फिर से इसी चैप्टर में का उदाहरण दे रही हूँ, फेडरलिज्म का ही, कि दोनों में झगड़ा था, बेल्जियम में भी श्रीलंका में भी। बेल्जियम ने अपना झगड़ा निपटा लिया। कैसे निपटाया? बेल्जियम में शुरू में पावर्स जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर पावर्स रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी गई। वहां पर 3 लेवल की गवर्नमेंट फॉर्म की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इसका मतलब वहां फेडरल सिस्टम हो गया। जो बेल्जियम में पहले यूनिटरी एकात्मक सरकार होती थी, अब वहां संघात्मक सरकार हो गई, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा हो गया, पावर शेयरिंग होगी। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका का झगड़ा तो आज भी बना हुआ है। ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, कहते हैं वहां तो यूनिटरी सिस्टम है जहां पर नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स हैं। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम। तमिल के लीडर्स मानते हैं कि श्रीलंका को भी फेडरल सिस्टम अपना लेना चाहिए, संघीय शासन व्यवस्था कायम हो जानी चाहिए, वहां के तमिल नेता चाहते थे। Federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and various constituent units of the country. Usually a federation has 2 levels of the government. संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच में बंट जाती है, यानी कि पावर जो होती है वो फेडरलिज्म में क्या होता है, जहां पर भी फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां की पावर सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बंट जाती है। यूजुअली फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जहां भी होती है यूजुअली वहां 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, 2 या 3 लेवल की भी हो सकती है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो भी नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड द others are the government at the level of provinces or states that look after much of the day to day administering of their state। कहते हैं वो जो दूसरा लेवल होता है गवर्नमेंट्स का, वो स्टेट गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको बोल देते हैं हम, प्रोविंसेस में होते हैं। प्रोविंसेस मीन स्टेट्स। पहले प्रोविंसेस के नाम से पुकारा जाता था, जब ब्रिटिशर्स के अधीन था हमारा कंट्री तो हम इसे प्रोविंसेस के नाम से पुकारते थे स्टेट्स को। तो हमारे पास पहले नेशनल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। तो दोनों की दोनों जो हैं अपने स्तर पर काम देखती हैं और अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय करती हैं, यानी कि उनके पास अपनी पावर्स है, किसी के अंडर नहीं है वो दोनों गवर्नमेंट्स। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती थी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अब ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अधिकार हैं। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स। तो कहते हैं इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से कंट्रास्टेड मीन्स ठीक उलट है। तो अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहते हैं इस यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक लेवल की गवर्नमेंट जो होती है यूनिटरी सिस्टम में। यूनिटरी मीन्स एकात्मक सरकार, एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है और उसकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होती हैं। मीन्स बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होके काम करती हैं। लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है जो कि पास करती है ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को। बट इन द फेडरल सिस्टम, लेकिन
फेडरल सिस्टम, जहां फेडरल सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, वहां द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी भी काम के लिए। स्टेट गवर्नमेंट विच हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट जिनके पास अपनी ही पावर्स हैं, फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति कोई आंसरेबल नहीं होती है। तो अब है आपका आगे, लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हम इस की फीचर्स को देखेंगे फेडरलिज्म को। ये ऊपर आपके सामने मैप दे रखा है, ये क्या है, दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज have federal political systems. Their citizens make up 40% of the world's population. Most of the large countries of the world are federations. Can you notice an exception to this rule in this map? तो क्या है, हालांकि दुनिया के 193 कंट्रीज देशों में केवल 40% संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन 25% संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की जो है इन देशों में 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश जो हैं वो फेडरल सिस्टम वाले हैं, संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? अपवाद क्या होता है पहले ये बताओ, क्या अपवाद आप ढूंढ सकते हैं? तो अब हम ये आगे पढ़ने के लिए अभी जा रहे हैं। तो हम बेटा इसमें एक अपवाद जो ढूंढ रहे हैं वो ये है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती हैं। इसके बाद आगे का जो ये लेसन है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हम ये जो की फीचर्स हैं फेडरलिज्म के ये देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ से फीचर्स आज तक के लिए आप इतना ही पढ़िए और कल मैं जितने आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करूंगी। थैंक यू।